और 9 बज चुके हैं। हम बात करेंगे बाढ़ से बेहाली की। जी हां, नेपाल में हो रही भारी बारिश का खामियाजा कुशीनगर के लोग भुगत रहे हैं। नेपाल के वाल्मीकि नगर बैराज से लगभग 4,32,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। गंडक नदी खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे लगभग 1 दर्जन गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। इन गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग ऊंची जगहों पर पलायन कर गए हैं। बाकी बचे हुए लोग किस तरह से अपनी जिंदगी काट रहे हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इनके पास 2 जून की रोटी तक नहीं है। मदद की आस में लोग एक समय भूखे पेट रहने को मजबूर हैं। बाढ़ के पानी में घिरे लोग जनप्रतिनिधि से लेकर अफसर से गुहार लगा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कितना पानी ही पानी हर तरफ भरा हुआ है। ज्यादातर लोग ऊंची जगहों पर पलायन कर चुके हैं, लेकिन जो लोग यहां पर रह गए हैं वो लोग यहां एक वक्त भूखे पेट रहने को मजबूर है। तो नेपाल से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और उसके बाद कुशीनगर का क्या हाल है आप इन तस्वीरों में देखिए। घर के घर यहां पर डूब गए हैं और लोग यहां अपनी जगह को छोड़ने पर मजबूर हैं। नेपाल में हो रही बारिश के चलते सीमा से लगे जिले महाराजगंज के लोग बेहाल हैं। यहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दरअसल गंडक नदी में 4 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने के बाद नदी ने इन जगहों पर जबरदस्त तबाही मचाई है। घरों में पानी भरने के बाद लोगों को खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में मवेशी लापता है। आलम यह है कि लोग जान जोखिम में डालकर शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। अफसोस की बात यह कि अभी तक प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को कोई मदद नहीं पहुंच पाई है। डीएम के मुताबिक एसडीएम को राहत बचाव कार्य के लिए भेजा गया है और लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर जाने के लिए कहा गया है। तस्वीरें आप देखिए कि कितना पानी यहां पर भरा हुआ है। आधे से ज्यादा पैर जो है लोगों के डूबे हुए हैं। यहां पर लोग लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। डीएम कह रहे हैं कि एसडीएम को मौके पर भेज दिया गया है, लेकिन फिलहाल जो लोगों की परेशानियां हैं वो जैसे की तैसे बनी हुई। तस्वीर देखिए, बेहद मार्मिक कर देने तस्वीर है। यहां पर शव को किस तरह से अंतिम संस्कार के लोग खुद यहां पर इस तरह ले जा रहे हैं। और अब बात करते हैं गोरखपुर की, जहां कई नदियां इन दिनों अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पिछले 10 दिनों में जिस तरह से कभी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, उससे लोग डरे हुए हैं। जिले के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। साथ ही ये नदियां तेजी से कटान भी कर रही हैं। पाली ब्लॉक में राप्ती का कहर है तो बड़हलगंज में सरयू का। हालांकि प्रशासन यह दावा कर रहा है कि संभावित बाढ़ से निपटने के सारे इंतजाम किए गए हैं। और हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी का सैलाब नजर आ रहा है। नदियों के कटान से यहां पर लोग डरे हुए हैं। उनके सामने खाने पीने का संकट है। घर के घर डूब रहे हैं। ऐसे में लोग लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मदद अभी उन तक पहुंचती नजर नहीं आ रही है। पानी का सैलाब देखिए, लगातार हो रही बारिश और बारिश के बाद यहां बाढ़ जैसे हालात। गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और लखीमपुर से हमारे साथ मनोज हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जरा लखीमपुर खीरी का हाल बताइए, तस्वीरें वहां दिखाइए, क्या हालात हैं? बता देना चाहता हूं, लखीमपुर खीरी की 5 तहसीलें बाढ़ प्रभावित है। हर साल हर वर्ष यही तहसीलें प्रभावित रहती हैं। इस वर्ष भी लखीमपुर खीरी में शारदा, घाघरा और करनाली नदी कहर बन के टूट रही है और अपने पूरे जो रौद्र रूप में है। मैं आपको पीछे दिखा सकता हूँ, नदी पूरे रौद्र रूप में है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल नदी एक समुद्र की तरह बह रही है पूरी तरीके से। जो किनारे बसे गांव हैं उनके अंदर पानी पूरी तरीके से आ चुका। गाँव के लोगों के चौखट तक पानी पहुँच चुका है। हर वर्ष का ये सिलसिला लगातार पिछले 10 सालों से चला आ रहा है। नदी में पानी आता है, प्रशासन बाढ़ राहत के नाम पे कार्य कराता है और हर वर्ष जितना भी काम कराता है वो बह जाता है। नई योजनाएं बनाई जाती हैं। इस वर्ष भी 5 योजनाएं बनाई गई। 36 करोड़ रुपए की 5 योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन योजना समाप्त भी थी, बन के पूरी भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोगों के गाँव में पानी जा रहा है। लगभग लखीमपुर खीरी की 200 ऐसे गाँव हैं जो बाढ़ से प्रभावित रहती हैं और अभी तो मानसून सत्र की शुरुआत ही हुई है। उसके बावजूद अब लोगों के घरों तक पानी पहुंचने लगा है। लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लखीमपुर खीरी के इस समय मैं पलिया के आज़ाद नगर बर्बाद नगर गांव में खड़ा हुआ हूं। वहां पे अभी से पानी पहुंचने लगा। लोगों को अपने घर से निकलने में दिक्कत हो रही है। लगभग
पलिया तहसील के 15 से 20 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित हो चुके, पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित हो चुके, कि लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, रोजमर्रा की चीज़ों के लिए लोगों को दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ा कारण लखीमपुर खीरी की बात करते हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा और करनाली नदी, 3 नदियां हैं, और 3 नदियों हर साल कहर बनती है। कहर का कारण सबसे बड़ा एक दूसरा कारण ये भी सामने उभर के आता है कि जो नेपाल की नदियों का जो पानी होता है, वो जब इन नदियों में आके मिलता है तो कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी के मैदानी 4 भागों लाख में क्यूसेक कहर बन पानी के इस बार उठती है। नेपाल की तरफ से छोड़ा गया, और यहाँ पर तस्वीरें जो दिखा रही हैं कि कितनी मुश्किल जिंदगी यहाँ के लोगों की हो गई है। हर साल ही इस तरह से मुश्किलें आती हैं, लेकिन इस बार जो नेपाल से पानी छोड़ा गया है उसने मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। बने रहिए आप मनोज हमारे साथ। रामगोपाल का रुख कर लेते हैं, गोरखपुर की तस्वीरें देख लेते हैं कि गोरखपुर का क्या हाल है। रामगोपाल बताएं। गोरखपुर में इस समय सभी नदियां, जितनी भी नदियां गोरखपुर जिले से होकर बहती हैं, सभी इस समय खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। पहले हम सबसे एक तस्वीर आपको दिखाएं, ये राप्ती नदी का है, और इस वक्त मैं जो है लहसड़ी बंदे पे खड़ा हूँ। मैं अगर कैमरा दिखा पा रहा हूँ तो ये जखनिया ग्राम है जो चारों तरफ से पानी से घिर गया है। साथ ही एक मेरे सामने एक सिंदले का एक प्राइमरी स्कूल है, और यहाँ पे करीब 35 से 40 घर है जहाँ पे लोग रहते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से वो टापू में तब्दील हो गया है, और स्कूल के अंदर पूरी तरीके से पानी चला गया है, और लोग वही टापू में रह रहे हैं। छोटी छोटी नावें बना के किसी तरीके से वो बाहर निकलते हैं और फिर अंदर जाते हैं। गोरखपुर में मौजूदा समय में 44 से अधिक गांव मुरुंड हो गए हैं, और वहां पे प्रशासन और पीएससी की तरफ से जो नाव है उसको चलाई गई है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें यहाँ पर दिखा रही है कि कितनी मुश्किल भरी जिंदगी यहाँ पर हो गई है। हर तरफ पानी ही पानी का सैलाब दिखाई दे रहा है। रामगोपाल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। मनोज, आपका भी शुक्रिया लखीमपुर का हाल बताने के लिए। तो इस वक्त ज्यादातर जिलों में हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं कि लोगों के घर डूब गए हैं, उनके सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है, और लगातार वो मदद की गुहार लगा रहे हैं। और अब बात करते हैं कोरोना के कहर की। कानपुर में कोरोना का कहर टूटा है। बीते 24 घंटे में 9 की मौत हुई है। 192 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। एक्टिव केसों की संख्या अगर कानपुर की ही बात की जाए, अकेले कानपुर की, तो 1514 केस अभी भी एक्टिव बताए जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 9 की मौत हुई है कोरोना की वजह से, और लगातार कानपुर में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। 192 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में कोरोना के 80 नए मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद में कोरोना के 1299 मरीज एक्टिव मरीज हैं। गाजियाबाद में कोरोना के अब तक 4206 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से अब तक 61 लोगों की मौत अकेले गाजियाबाद में ही हुई है। तो गाजियाबाद में 80 नए मामले सामने आए हैं, और लगातार कोशिशों के बावजूद भी जो कोरोना का संक्रमण है वो बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं, बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं, और गाजियाबाद में 80 नए मामले सामने आए हैं। और वापस बात करते हैं कानपुर में कोरोना के कहर की। तो अमित गंजो हमारे साथ जुड़ गए हैं बात करने के लिए। अमित, लगातार मामले कानपुर में बढ़ते ही जा रहे हैं, और बीते 24 घंटे तो कानपुर में भारी हुए हैं। 9 की मौत हुई है। कोरोना का कहर जारी है, रोज मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अगर हम बीते एक सप्ताह की बात करें तो शायद ही ऐसा कोई दिन गया हो जिसमें 6, 8, 10 मौतें न हुई। अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 9 मौतें हुई हैं, और इसमें अगर बीते 24 घंटों की बात की, कल सुबह जो रिपोर्ट आई से लेकर आज सुबह तक 192 केसेस सामने आए हैं। आज की डेट में 43 ऐसे लोकेलिटीज हैं जहां कोरोना दस्तक दे चुका है। जो प्रशासनिक अधिकारियों का पूरा अपना एरिया बनाया गया है कि अब हॉटस्पॉट एरियाज को या कंटेनमेंट जोन्स के उस मकान में स्पेशली एक बोर्ड लगा देते हैं ताकि उस मकान का व्यक्ति बाहर ना निकले। और टेस्ट की अगर बात की जाए तो टेस्ट के जो सिस्टम बढ़ाया है शासन के आदेश से, उसके बाद अब टेस्ट रोज 1200 से 1800 तक होने लगे, जिसका परिणाम ये है कि एक एक करके अब चीजें उभर के सामने आ रही हैं, और साथ ही साथ अब मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अगर मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग आज की डेट में 150 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अगर हम पॉजिटिव केसेस की बात करें तो 1400 इस टाइम एक्टिव केसेस हैं, यानी कानपुर में कोरोना का कहर जारी है। जी अमित, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
और अब बात करते हैं मुरादाबाद की, जहां कोरोना का कहर यहां पर भी देखने को मिला है। 35 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1080 पहुंच चुकी है। अब तक 45 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। तो कोविड-19 के 35 नए मामले मुरादाबाद में सामने आए हैं। 710 मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और एक्टिव मरीजों की अगर बात की जाए तो 325 मरीज अभी भी यहां पर कोरोना के एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं ललितपुर की बात करें तो यहां 22 नए कोरोना केस सामने आए हैं। 158 पहुंच चुका है यहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। 27 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो 158 कोरोना केसेस यहां पर सामने आ चुके हैं। 27 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 22 नए मामले ललितपुर में सामने आए हैं। ललितपुर में तो 22 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं और 158 मरीज अब तक यहां पर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। 27 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। और अगली बड़ी खबर बिकरू कांड से जुड़ी हुई। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने अपनी जान की गुहार लगाई थी। अमर दुबे से लगाई थी जान बख्श देने की गुहार। अमर दुबे ने सीओ देवेंद्र मिश्रा को गोली मारी थी। मुठभेड़ में मारे गए बदमाश की पत्नी का यह दावा है। प्रेम प्रकाश पांडे की पत्नी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस रात पुलिस बिकरू गांव में पकड़ने गई थी विकास दुबे को, उस वक्त देवेंद्र मिश्रा ने, तत्कालीन सीओ देवेंद्र मिश्रा ने अपनी जान बख्श देने की गुहार अमर दुबे से लगाई थी, लेकिन अमर दुबे ने सीओ देवेंद्र मिश्रा को गोली मार दी थी। इस बात का खुलासा किया है एनकाउंटर में मारे गए बदमाश की पत्नी, प्रेम प्रकाश पांडे की पत्नी ने। यह वीडियो वायरल हो रहा है। तो शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा अपनी जान की गुहार लगा रहे थे अमर दुबे से। अमर दुबे जब विकास दुबे का बेहद खास था और विकास दुबे ने ही, अमर दुबे ने ही देवेंद्र मिश्रा पर गोली चलाई थी। देवेंद्र मिश्रा जान बख्श देने की गुहार लगाते रहे, लेकिन अमर दुबे का दिल नहीं पसीजा और उसने गोली चला दी। तो पुलिस वाले चिल्ला रहे थे कि हम सीओ साहब को आंगन में मार रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या होगा? तो पुलिस वाले चिल्ला रहे थे कि हमारे भाई ना मारो है, दोबारा नहीं है। तो हमने खूब कानों से सुना है कि अब हम नहीं आएंगे, तब तक वो गाली दे के उल्टी सीधी गाली देने लगा और ठोक दिया उसको। ठान नीचे चल के मारा आके। सीओ साहब को आंगन में मार रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे। शाम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाम, ये नया वीडियो जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि किस तरह से देवेंद्र मिश्रा अपनी जान बख्श देने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन अमर दुबे ने एक नहीं सुनी, उसका दिल नहीं पसीजा और उसने गोली चला दी। इस तरीके से लगातार इस मामले में खुलासे हो रहे हैं। ताजा वीडियो ये बता रहा है कि किस तरीके से निर्ममता से सीओ की हत्या की गई। सीओ को जब एहसास हो गया था कि वो घिर गए हैं। आपको बता दें कि ये घर प्रेम प्रकाश का ही था, जहां पर वो फान करके गए थे अपनी जान बचाने के लिए। नीचे गिरे क्योंकि काफी बुजुर्ग थे और रिटायरमेंट की एज पर थे वो, तो उनके पैरों में चोट आ गई थी और वो चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे उस स्थिति में। जिसके बाद छत के ऊपर जो खड़ा हुआ अमर था, वो सीढ़ी से नीचे आया और इसके बाद बताया जा रहा है कि सीओ ने उससे गुहार लगाई कि मेरी जान बख्श दो, मैं दोबारा बिकरू गांव पे नहीं आऊंगा। लेकिन उसके बाद अमर ने उसकी सुनी नहीं और उसके ऊपर तड़ातड़ फायरिंग करके उसे मौत के घाट उतार दिया। और आपको बता दें कि जिस तरीके से विकास ने भी खुलासा किया था कि उसकी खुन्नस पहले से ही सीओ से थी, क्योंकि सीओ ये कहा करते थे कि विकास की एक टांग टूटी है और मेरे चक्कर में फंसा, अगर किसी दिन आपराधिक वारदातों में कोई ऐसा नाम आया तो मैं इसकी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। तो जिसके बाद उसकी कुल्हाड़ी से टांगे भी काटी गई। और लगातार ये प्रेम प्रकाश का जो परिवार है, प्रेम प्रकाश की चाहे बहू की बात की जाए या पत्नी की बात की जाए, वो शुरुआत से ही पुलिस को गुमराह करने का काम कर रहे थे। इन्होंने पहले ये कहा कि उनका ना तो बेटा इस घटना में इन्वॉल्व है, ना ही पति इन्वॉल्व है। हालांकि पति को जो घटना हुई थी उसके अल सुबह ही पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया था और बाद में जो बेटा है उसके पास से पुलिस को जो पुलिस की लूटी हुई राइफल्स हैं वो बरामद हुई थी। लेकिन इसके बाद भी शशिकांत की पत्नी लगातार पुलिस को गुमराह कर रही थी, उसकी मां लगातार गुमराह कर रही थी। लेकिन ये वीडियो साफ तौर पे बता रहा है कि किस तरीके से उनके घर के अंदर इस घटना को जब अंजाम दिया गया तो वो इस पूरे वाक्य से वाकिफ थी। उन्होंने एक एक शब्द को सुना था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शाम।
अब बात करते हैं अमेठी की, जहां दबंगों ने मंगलवार देर शाम एक फौजी के पिता की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी थी, जिस पर पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। मामला संग्रामपुर थाना इलाके के शकुलपुर गांव का है। तो गांव के ही दबंगों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी ने भी सरकार को घेरा है। पार्टी ने ट्वीट किया है कि योगी सरकार में देश की रक्षा करने वाले जवान का परिवार तक सुरक्षित नहीं। अमेठी में आर्मी जवान के पिता की धारदार हथियार से हत्या करने के बाद घर में घुसकर महिलाओं को भी पीटकर अधमरा करने के बाद बदमाश फरार हो गए। ये घटना पुलिस और बीजेपी सरकार के मुंह पर तमाचा है, ये समाजवादी पार्टी ने अपने ट्वीट में सरकार पर हमला बोला। तो मंगलवार शाम को हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। फौजी के पिता की हत्या की खबर के बाद यहां सियासत भी शुरू हो गई है। अमेठी से हमारे सहयोगी पप्पू पांडे जुड़ गए हैं। पप्पू, जिस तरह से हत्या हुई उसके बाद कई सवाल उठने लगे थे, अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल अपर्णा, आपको बता दें ये मंगलवार देर शाम का मामला है, जब एक फौजी जो है अपने घर पहुंचा था। 3 दिन हुआ था, उसका जमीनी विवाद चल रहा था और जो उसके पड़ोसी हैं गांव के बगल के, वो 5 से 6 लोग मिलके अचानक जो है फौजी के घर की दीवार का प्लास्टर चल रहा था, अचानक हत्या कर धारदार हथियार से उसके पिता की निर्मम हत्या कर देते हैं और घर में जो महिलाएं थी उनको भी बुरी तरीके से पीटते हैं, जिसमें एक गर्भवती महिला भी गंभीर रूप से घायल हुई थी। तो उसके बाद अमेठी की पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग मौके की नजाकत को समझते हुए मौके पर पहुंचती हैं और तुरंत गिरफ्तारी के आदेश के लिए टीमें गठित करती हैं और जो हत्या आरोपी थे 5 को महज 14 घंटे के अंदर पुलिस गिरफ्तार करती है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस लगातार का एक वीडियो, उसका फौजी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने ये बात बार बार कह रहा था कि मैं देश की रक्षा कर रहा हूं लेकिन अपने पिता की रक्षा नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से गांव के ही दबंगों ने एक निर्मम हत्या की, वो बिल्कुल सवाल खड़े होते हैं कि क्यों इन लोगों के मन में पुलिस का खौफ नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका पप्पू इस पूरी जानकारी के लिए। यूपी में जगह जगह बाढ़ का कहर जारी है और बारिश के चलते जल जमाव की समस्या भी है। लोगों को कहीं भी आने जाने में काफी दिक्कत होती है। ऐसे में सीतापुर में पुलिसकर्मियों ने अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। यहां कोतवाल खुद ट्रैक्टर चलाकर शिकायत का निपटारा करने पहुंचे। पुलिस को मारपीट की शिकायत मिली थी। बाढ़ के चलते गांव में पानी भरा हुआ था। तस्वीरें पहले आप देखिए। यहां पर ये कोतवाल हैं जो खुद ट्रैक्टर चलाकर शिकायत का निवारण करने जा रहे हैं। गांव में बाढ़ का पानी भरा हुआ है और ऐसे में किस तरह से वहां पहुंचा जाए, तो इसके लिए ये तरीका ढूंढ निकाला कोतवाल साहब ने कि वो बैठ गए ट्रैक्टर पर और खुद ही ट्रैक्टर चलाने लगे। नीचे आप देख सकते हैं पानी ही पानी भरा हुआ है। तो सीतापुर में पुलिस ने ये अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है समस्या का समाधान करने के लिए। तो खाकी का एक चेहरा ये भी, जहां पर शिकायती जो पीड़ित है जब वो नहीं पहुंच पा रहा है पुलिस के पास, तो पुलिस कुछ इस तरह से पीड़ित के पास पहुंचकर उसकी समस्या का समाधान कर रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।